मॉलिब्डेनम। ठीक है, अब तक हमने जो पढ़े थे उसके आगे के मॉलिब्डेनम, शॉर्ट में सिंबल क्या है, एमओ। एमओ इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ये एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जैसे प्लांट में डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्स करने की एबिलिटी नहीं रहती एक्सेप्ट अलगी। अलगी में भी सिर्फ कौन से, जिनमें हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी जिनमें एबिलिटी रहती है उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट जो है वो डायरेक्टली कर पाता है। बट बाकी के जितने भी हायर प्लांट है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व, मतलब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते, बट वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड में से अमाइनो एसिड या दूसरे नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सो अगर उनको अमोनिया या यूरिया जैसे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म वो सेल के अंदर कर सकते हैं। सो ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का एक एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, जो नाइट्रेट को रिड्यूस करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब ये प्रोसेस में जो एंजाइम लगता है, इनके एक्टिवेशन के लिए चाहिए मॉलिब्डेनम। सेकंड फंक्शन है रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम रहता है वहां पे मॉलिब्डेनम और उसके साथ दूसरे एक मेटल आयन रहते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ये एक एंजाइम बनता है। ठीक है, सो ये दोनों एलिमेंट या ये दोनों मेटल आयन जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। दूसरा, अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले क्या दिखेगा, इट लीड्स टू एब्सिजन ऑफ फ्लावर। एब्सिजन यानी, एब्सिजन का मतलब क्या होता है, प्री मैच्योर। क्या गिर रहा है, फ्लावर, सिर्फ फ्लावर, बाकी के नहीं। सो इट लीड्स टू द एब्सिशन ऑफ एब्सिशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर मैच्योर होने से पहले ही पेड़ से गिर जाएगा या ब्रांच से डिटैच हो जाएगा। दूसरा, मोल्टिंग एंड नेक्रोसिस इन ओल्डर लीव्स। मोल्टिंग यानी क्या, और कुछ बताया था, सिर्फ नहीं था क्या, ठीक है, एंड नेक्रोसिस यानी डेथ ऑफ टिश्यू। ठीक है, सो नेक्रोटिक्स ओल्डर लीव जो है, यंग लीफ में नहीं बट ओल्डर लीव्स में ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये हुआ मॉलिब्डेनम के बारे में। देन नेक्स्ट बोरॉन। ठीक है, बोरॉन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। ठीक है, सेकंड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम। कैल्शियम और वाटर के जो एब्जॉर्प्शन है उनकी वो एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कौन, बोरॉन। और थर्ड, इसेंशियल फॉर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा 10th तक, तो स्टिग्मा से लेके ओवरी तक जो भी पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, वो पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए बोरॉन चाहिए। अगर बोरॉन की डेफिशिएंसी किसी प्लांट में या फ्लावर में बोरॉन नहीं है तो पोलन ट्यूब आगे ग्रो नहीं होगी, और पोलन ट्यूब ग्रो नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट फ्रूटिंग और सीड बनने का परसेंटेज बहुत कम होगा। ठीक है, सो ये उनके मेन रोल है। और दूसरा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए भी इसेंशियल है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कौन से, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी क्या, हम्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से रहते हैं, कहां पे रहते हैं, टिप। ठीक है, बट पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा को अपन डायरेक्टली मेरिस्टेमेटिक कहेंगे क्या, नहीं, ये परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या डिफरेंस रहता है, कंटिन्यूअसली। परमानेंट टिश्यू कभी भी डिवीजन के स्टेज में नहीं जाते, अगर जाते भी है तो अब उनको अपन दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, हमेशा प्राइमरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पे रहेंगे, टिप ऑफ एंड शूट, लीफ ने, लीफ की टिप कंटिन्यूसली ग्रो नहीं होती, बड जो है वो ग्रो होने के बाद लीफ धीरे धीरे बढ़ेगी, बट टिप, रूट टिप एंड शूट टिप, ये दोनों जगह जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो होती जाती है। टिप वाले टिश्यू कभी भी परमानेंट नहीं होते, टिप के बाद जो भी मैच्योर धीरे धीरे टिश्यू हो रहा है वो आगे चल के परमानेंट हो गए, बट टिप में जो भी टिश्यू है वो हमेशा डिवाइडिंग स्टेट में रहता है। और ऐसे डिवाइडिंग स्टेट वाले टिश्यू को क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और उनकी जो भी एक्टिविटी है, मतलब डिवीजन है, वो क्या हुई, इनकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सो इसके लिए भी इसेंशियल रहता है बोरॉन। अब इनकी अगर डेफिशिएंसी होती है बोरॉन की, फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ ऑफ रूट एंड शूट टिप, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए बोरॉन चाहिए, अगर ये नहीं रहेंगे तो रूट टिप और शूट टिप के टिश्यू मर जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मर जाएंगे। सेकंड, रिड्यूस फ्लावर प्रोडक्शन। ठीक है,
पॉलिनेशन ही नहीं होगा, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट फ्रूट का परसेंटेज भी कम होगा, बट ऑल्सो इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। देन नेक्स्ट, लीव्स बिकम थिक, कर्ल्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, रोल होने लगेंगी, कर्ल होने लगेंगी एंड ब्रिटल। ब्रिटल यानी, हाँ ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर जो है बहुत डेलिकेट या जल्दी से डिसइंटीग्रेट होगा। ठीक है, एंड थर्ड, इट मे कॉज रॉट ऑफ हार्ट, रॉट ऑफ बीट। हार्ट रॉट यानी क्या? हार्ट यानी कौन सा? सेंटर। ठीक है, तो सेंटर में जो टिश्यू रहते हैं वो डेथ होने लगते हैं, किसमें? बीट में। एंड इट कॉजेज स्टेम क्रैक ऑफ सेलरी। सेलरी पता है? ओके, कोरिएंडर की फैमिली का मेंबर है, या कोरिएंडर का ही भाई बहन कह सकते हैं। सो उस अपने यहाँ उतने अच्छे से ग्रो नहीं होता, नॉर्थ मतलब अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री में अच्छे से ग्रो होता है। सो इनमें स्टेम जो रहते हैं बहुत ज्यादा थिक रहते हैं। ठीक है, ऐसे सिकल शेप या सी शेप स्टेम रहता है। लीव्स जो रहती है कोरिएंडर से जैसे दिखती है, बट साइज में बहुत बड़ी रहती है। ठीक है, सो उसमें जो स्टेम रहता है उसमें क्रैक आता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। ठीक है, सो ये दो कंडीशन के नाम मेंशन किए, हार्ट रॉट ऑफ बीट एंड सेलरी, स्टेम क्रैक ऑफ सेलरी। ठीक है, ये हुआ बोरॉन डेफिशिएंसी के बारे में। देन नेक्स्ट, कॉपर। ठीक है, अब कॉपर का मेन काम क्या रहता है? विच इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम, और दूसरा प्लास्टोसायानिन। ऑक्सीडेज एंजाइम एंड प्लास्टोसायानिन, ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है, एंड प्लास्टोसायानिन फोटोसिंथेसिस में वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का मेन काम क्या है? सनलाइट से जो भी केमिकल एनर्जी, जो भी रेडिएंट, केमिकल नहीं, जो भी रेडिएशन मिल रहा है या रेडिएंट एनर्जी मिल रहा है, उसका कन्वर्शन किस में करते हैं? एटीपी। ठीक है, मतलब रेडिएंट या रेडिएशन एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। सो ये प्रोसेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर लगते हैं। ठीक है, उसमें से एक कैरियर रहता है प्लास्टोसायानिन, शॉर्ट में पीसीबी कहते हैं। ठीक है, एंड इन्वॉल्व इन अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, शॉर्ट में क्या कहते हैं? एटीएस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एटीएस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ठीक है, बट इन दोनों में फर्क क्या रहेगा? मोस्ट ऑफ द पाथवे या इलेक्ट्रॉन कैरियर लगभग सेम दिखते हैं अगर अपन पाथवे या उसका डिस्क्रिप्शन अगर देखते हैं, बट इसमें फर्क क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब फोटोसिंथेसिस के रिलेशन में होगा तो वहां पे सनलाइट की वजह से जो भी पिगमेंट, कंपाउंड एंड बाकी के इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्साइट हुए, एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो हायर स्टेट में जाएंगे, मतलब अपने ऑर्बिट से बाहर जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट के बाद वो फिर से ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ये प्रोसेस करते टाइम में अगर वो एक एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब उसमें एनर्जी मिली है ड्यू टू सनलाइट, इसलिए वो एक्साइटेड स्टेट में गया, ऊपर के ऑर्बिट में गया है। ओके, अब वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब फिर से अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ रहा है, तो उसको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। सो ये प्रोसेस में जो एनर्जी लूज होती है, वो एनर्जी को हार्वेस्ट करने का काम रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस का यही काम है, बट एंड में अब ये सभी चीजें एक ही सेकंड में होगी क्या? या अपन को क्या कहते हैं, ये रोबोट नहीं है कि जिसमें एक बटन दबाया, या रिमोट नहीं है कि एक बटन दबाया और सब चीजें हो गई। ये प्रोसेस सिक्वेंशियली होनी है। क्यों सिक्वेंशियली होगी? बिकॉज ये सब लिविंग सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये कोई मशीन नहीं है कि अगर गर्म हो जाती है तो अपन पानी छिड़क देंगे, हो गया ठंडा। ठीक है, सो लिविंग सेल के अंदर सभी आजू बाजू की कंडीशंस मेंटेन करने के बाद कोई भी प्रोसेस होती है। ठीक है, ये इतना सिक्वेंशियल होने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सिक्वेंशियली जब होगा तो एनर्जी जो है वो अच्छे से हार्नेस कर पाएंगे। अगर ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में या एक ही स्टेप की रिएक्शन होती तो एक ही सेकंड में या कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती। अगर इतनी एनर्जी अगर एक ही टाइम पे या कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाहर निकलती है तो सेल के ऊपर उसका इफेक्ट निगेटिव होगा। ठीक है, अपने को भूख लगी तो अपन चारों रोटी एक साथ ठूसते क्या मुंह में? सो उसी तरह से ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है, और ये सीक्वेंस से होना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो भी सनलाइट से मिल रही है वो हार्नेस करनी चाहिए। रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है तब क्या होगा कि ये जो भी फूड अपन खा रहे हैं, ठीक है, फूड जो भी अपन खा रहे हैं उसमें से भी अपने को एनर्जी चाहिए। अगेन ये एनर्जी सिक्वेंशियली रिलीज की जाएंगी और सिक्वेंशियली यूज की जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम रहता है एंड क्लोरोप्लास्ट में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम रहता है। पॉइंट क्या है? कॉपर इज इन्वॉल्व इन ईटीएस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट के साथ एसोसिएशन है। किसका? कॉपर का। अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो देयर विल बी अ रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
व्हाई? बिकॉज फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन रहते हैं, पता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। हाँ, लाइट रिएक्शन का काम क्या रहता है? सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करना। डार्क रिएक्शन का काम क्या रहता है? ये एनर्जी का यूटिलाइज करना, किसके लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोज बनाने के लिए सिर्फ एनर्जी चाहिए, सनलाइट नहीं चाहिए। बट सनलाइट किसके लिए चाहिए? एनर्जी बनाने के लिए। इसलिए दोनों प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट है, ठीक है। एनर्जी बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, और वो एनर्जी का यूज क्या करेंगे? CO2 का फिक्सेशन किसमें होगा? ग्लूकोज में। सो कार्बन डाइऑक्साइड अगर यही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैरियर ही एक्टिवेट करने के लिए मेटल आयन नहीं है, तो वो चेन कंप्लीट नहीं होगी, एनर्जी अच्छे से तरीके से हार्वेस्ट नहीं होगी, और एनर्जी हार्वेस्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली CO2 रिड्यूस करने का पॉइंट ही नहीं आता, ठीक है। सो दैट इज वाई इफ देर इज डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, देर विल बी अ रिडक्शन इन ETS chain or reduction in the harnessing energy of electron transfer system in chloroplast, which will lead to reduced absorption of CO2 because there is not enough energy to fix carbon dioxide into ग्लूकोज, ठीक है। सो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जॉर्प्शन कम होता है। सेकंड, नेक्रोसिस एट यंग लीफ टिप, ठीक है। जो यंग लीफ रहते हैं उनके सिर्फ टिप रीजन में नेक्रोसिस होगा, पूरे लीफ में नहीं। थर्ड, इट कॉज डायबैक ऑफ शूट इन सिट्रस। सिट्रस यानी कौन सा प्लांट? सिट्रस, लेमन, ठीक है। एंड लेमन के सिबलिंग्स, नहीं, आंवला यूफोर्बिएसी फैमिली का। ऑरेंज, संतरा, मौसम्बी, नारंगी एंड लेमन, ठीक है। लेमन में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप रहते हैं। अपन जो लेमन खाते हैं वो एक्चुअली नेचुरल लेमन नहीं है। मोस्ट ऑफ लेमन फैमिली के जो भी मेंबर अब या फ्रूट अपन कंज्यूम करते हैं वो कैसे हाइब्रिड है, ठीक है। क्योंकि सिट्रस लेमन जब लिखते हैं तो इन दोनों के बीच में क्रॉस लिखते हैं, ठीक है। क्रॉस क्यों लिखा है? इसका मीनिंग क्या है कि ये दो अलग अलग स्पीसीज का हाइब्रिड बना है और उसके बाद ये फ्रूट बनता है, ठीक है। नींबू जैसा और कौन सा रहता है? ईडी नींबू, जो लेमन जैसा रहता है बट साइज बहुत बड़ा रहता है एंड टेस्ट बहुत शार्प रहता है अपने नॉर्मल लेमन के कंपैरिजन में। और दूसरा, कुछ ऐसे भी वैरायटी डेवलप की है लेमन की जो सीडलेस है, क्योंकि सीड अपन वैसे भी लेमन कंज्यूम नहीं करते, सो पहले से सीडलेस रहेगा तो कुकिंग के टाइम में उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये स्पीसीज सभी जगह पे, हर जगह पे नहीं मिलती ये हाइब्रिड वाली, या कल्टीवेट नहीं की जाती। ये हुआ कॉपर के बारे में। देन नेक्स्ट, जिंक, ठीक है। जिंक इज एसेंशियल फॉर IAA। IAA मींस इंडोल एसिटिक एसिड। इट इज वन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अभी ये तो अपना सेकंड चैप्टर है। लास्ट वाला जो इसमें चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि हर प्लांट में जो भी ग्रोथ हो रही है उसके लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है, उस हार्मोन की एग्जैक्ट एक्टिविटी क्या रहती है, और हर हार्मोन के कितने अलग अलग टाइप रहते हैं, ठीक है। मेजर 5 ग्रुप ऑफ हार्मोन रहते हैं। अब ग्रुप ऑफ हार्मोन क्यों बोला है? क्योंकि एक ग्रुप में सिर्फ एक ही टाइप का हार्मोन नहीं रहता, अलग अलग टाइप के हार्मोन रहता है। उसमें से एक रहता है इंडोल एसिटिक एसिड, शॉर्ट में IAA, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाइट बढ़ाने के लिए, या शूट की टिप जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती है क्योंकि वहां पे IAA प्रेजेंट रहता है, ओके। अब ये जो हार्मोन रहता है उनका मेन कंपोनेंट क्या रहेगा? जिंक, ठीक है। सेकंड, एक्टिवेट्स डिहाइड्रोजनेस, कार्बोनिक अनहाइड्रेजेस एंड कार्बोक्सिलेजेस, ठीक है। ये 3 ग्रुप ऑफ या 3 टाइप ऑफ एंजाइम्स हुए जो डिहाइड्रोजनेशन एंड कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ये 3 टाइप के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम भी क्या किसका रहता है? जिंक का। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहला सिम्टम क्या दिखेगा? क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स, ठीक है। ओल्डर लीव्स में सबसे पहले क्लोरोसिस दिखेगा। दूसरा, ये कहां पे स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम टिप्स एंड मार्जिन ऑफ लीफ। सो टिप और मार्जिन में सबसे पहले क्या होगा? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस यानी नहीं बनता, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। देन लिटिल और मोटल लीफ कंडीशंस, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, नेचुरली जो भी लीफ का साइज रहेगा उस साइज के लीफ नहीं बनते, छोटे बनते हैं। या मोल्टेड यानी क्रम्बली स्ट्रक्चर, या मतलब उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट नहीं रहता, थोड़ा डिस्टॉर्टेड रहता है, ठीक है। सो ऐसे स्ट्रक्चर वाली लीफ जो है वो डेवलप होंगे। थर्ड, रोजेटी टाइप ऑफ ग्रोथ। रोजेटी का मीनिंग क्या होता है? एक बंच में या ग्रुप में, ठीक है। अगेन इसका क्या मेन रोल क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड का कंपोनेंट है, और ये ग्रोथ हार्मोन टिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
ठीक है। सो कोई भी प्लांट अगर हाइट में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि वहां पे IAA और ये जिस ग्रुप में आते हैं उसको कहते हैं ऑक्सीन्स। ठीक है। ऑक्सीन का परसेंटेज जब बहुत ज्यादा होता है प्लांट में तो उसकी सिर्फ हाइट बनती है और साइड वाले ब्रांचेस नहीं बढ़ते। ठीक है। अगर अपन टिप कट करेंगे तो उसके बाद ही साइड ब्रांचेस कट ग्रो होंगे। क्यों? क्योंकि टिप में बहुत ज्यादा अमाउंट में IAA या ऑक्सीन। ठीक है। ऑक्सीन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन हुआ, उसका एक एग्जांपल है इंडोल एसिटिक एसिड। सो ये एसिड जो रहता है इसकी वजह से शूट बहुत ज्यादा ग्रो होगा। ठीक है। अगर इसकी डिफिशियंसी, अगर कॉपर की सॉरी जिंक की डिफिशियंसी होती है तो इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हाइट ग्रो नहीं होगी, और हाइट ग्रो नहीं होगी तो लीफ जो है उसके नोड, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा ड्यू टू रिडक्शन इन इंटरनोड। ठीक है। सो एलोवेरा में जैसे लीव्स आते हैं, एलोवेरा में स्टेम दिखता है क्या? नहीं, क्योंकि वो रिड्यूस रहता है। अनियन में स्टेम दिखता है क्या? नहीं, क्योंकि वो रिड्यूस रहता है। ठीक है। अपन जो पार्ट खाते हैं अनियन का वो क्या है? बल्ब क्या रहता है? टेक्निकली इट इज ए स्केली लीव्स। ठीक है। जो अपन ब्राउन कलर का पार्ट दिखता है जहां से रूट बाहर आ रहा है, सिर्फ वही डिस्क जो रहती है वो क्या है? स्टेम। ठीक है। पॉइंट इज कि एलोवेरा में जैसे स्टेम इंटरनोड ना होने की वजह से ऐसे बंच में या ग्रुप में लीव्स आते हैं, तो वो जो अरेंजमेंट रहती है उसको कहते हैं रोजेटी टाइप ऑफ अरेंजमेंट और रोजेटी टाइप ऑफ ग्रोथ। ठीक है। सो एलोवेरा में तो अपने को इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, बट कुछ कुछ प्लांट जो रहते हैं उनमें लीव्स का क्या कहते हैं, जो भी डायमेंशन रहेगा या फिर जो भी एंगल रहता है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज लगता है। ठीक है। सो ये पार्ट हुआ किसके बारे में? जिंक के बारे में। ओके। देन नेक्स्ट क्लोरीन। ठीक है। सो क्लोरीन का मेन फंक्शन रहता है इन इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में सबसे मेन बाय प्रोडक्ट क्या रहता है? ऑक्सीजन। ठीक है। जो अपने लाइफ एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ऐड करता है, क्योंकि इससे पहले कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जब डेवलप हुआ, ठीक है, तो पहले ही दिन से या पहले स्टार्टिंग से ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता था। फोटोसिंथेसिस में दो अलग अलग टाइप के पाथवे रहते हैं। एक पाथवे में ऑक्सीजन कभी इवॉल्व नहीं होता है, वो सबसे पहले डेवलप हुआ। जैसे बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट सभी बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिज्म आगे चल के अलगी जैसे हायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अलगी जैसे लोअर प्लांट में डेवलप हुआ। एंड सेकंड जो मैकेनिज्म रहता है वहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता, एक में इवॉल्व होता है। तो हायर प्लांट्स में जनरली ऑक्सीजन इवॉल्विंग पाथवे फॉलो होते हैं ज्यादातर। ठीक है। सो ये पाथवे में ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स जो चाहिए उसमें क्या एक रहता है? क्लोरीन। ठीक है। सेकंड, इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ PS2, इसको कहते हैं फोटोसिस्टम 2। ये वो रिएक्शन है या ये वो पाथवे है जिसकी थ्रू ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। इसको क्या बोला? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या बताया था? फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या बताया था? या किसके रिलेशन में बताया था? हम्म, किसके रिलेशन में बताया था? हाँ, उसमें भी और हाँ लाइट रिएक्शन में और हाँ लाइट रिएक्शन नहीं है। और फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या होता है? फॉस्फोरस किस में ऐड होगा? ADP। अगर ADP में डाइफॉस्फेट में एक और P ऐड हुआ तो क्या होगा? ट्राइफॉस्फेट। एंड ATP क्या है? हाँ, वो उसको क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी क्या? वो रिएक्शन जिसमें क्या बनता है? ATP। ठीक है। अब ये नॉन साइक्लिक का मीनिंग क्या होता है कि जिस पॉइंट से रिएक्शन स्टार्ट हुई उसी पॉइंट पे रिएक्शन नहीं आती। ये पाथवे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग रहता है। साइकिल का मीनिंग क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही रहेगा या रिपीट होते जाता है। सो एनीवे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो सिस्टम या जो पिगमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पिगमेंट करते हैं उनको कहते हैं फोटोसिस्टम 2। ओके। उनमें क्लोरीन इन्वॉल्व रहता है एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर। ओके। थर्ड, कैटायन एंड एनायन बैलेंस। अगर पॉजिटिव आयन का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसको काउंटरैक्ट करने बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? निगेटिव आयन, जहां पे क्लोरीन यूज होता है। सो ये कैटायन और एनायन का सेल में जो भी बैलेंस है वो बैलेंस के में
बैलेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरीन। ठीक है, एंड ये उसके रोल हुए। अगर उनकी डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ पुअर होगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फोटोफॉस्फोराइलेशन या फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं होता, ठीक है, तो प्लांट में एनर्जी जनरेट होगी, हाँ या नहीं? एनर्जी जनरेट नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ होगी क्या? नहीं। सो प्लांट की ओवरऑल, सिर्फ कोई एक पार्ट नहीं, बट ओवरऑल ग्रोथ, लिख के रखो, ओवरऑल ग्रोथ, सिर्फ कोई लीफ टिप या रूट या शूट इनकी नहीं, तो ओवरऑल ग्रोथ जो रहती है वो पुअर रहेगी या स्टंटेड रहेगी। दूसरा, क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस। अगेन ओवरऑल प्लांट पार्ट के कोई भी पार्ट में क्लोरोसिस या नेक्रोसिस ऑब्जर्व करने को मिल सकता है। देन स्वोलन रूट टिप, रूट टिप जो रहती है बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाती है। एंड लास्ट, लीव्स बिकम ब्रॉन्ज कलर्ड, लीव्स जो रहती है वो ब्रॉन्ज कलर की बन जाएगी। ओके, सो ये सब हुआ किसके बारे में? क्लोरीन के बारे में। ठीक है, देन लास्ट, निकेल। निकेल का मेन काम रहता है मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया और यूराइट्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं, ये इसका मेन रोल है। अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो लीफ टिप नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस यानी डेथ ऑफ टिश्यू। सो टिप रीजन में टिश्यू की डेथ होने लगेगी। ठीक है, सो ये सभी रोल हुए किसके? माइक्रोन्यूट्रिएंट के। ठीक है, सो यहाँ पे न्यूट्रिएंट और उनके रोल का पार्ट खत्म होता है। मिनरल टॉक्सिसिटी, ठीक है, कोई भी मिनरल का परसेंटेज अगर सेल में बहुत ज्यादा होता है तो इसकी वजह से उसको कुछ कोई ना कोई टॉक्सिसिटी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगेन, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से टॉक्सिसिटी कौन देगा? माइक्रो। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी कभी नहीं होती, टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी हमेशा किसकी होती है? माइक्रो न्यूट्रिएंट की। ठीक है, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी जब होगी, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि एक सेल या अगर टिश्यू का ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो उसमें कोई भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाता है बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है, एंड इट विल रिड्यूस द ओवरऑल वेट ऑफ द पर्टिकुलर सेल और टिश्यू। ठीक है, सो मिनरल टॉक्सिसिटी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? रिडक्शन इन ड्राई वेट ऑफ अ सेल और अ टिश्यू बाय 10%। ठीक है, रिडक्शन इन ड्राई मैटर और, ठीक है, ड्यू टू माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, अब को मिनरल कहेंगे या एनी माइक्रो, एनी मिनरल भी कह सकते हैं या मोर स्पेसिफिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, अब इनके केस में ये जो भी टॉक्सिसिटी है, इसकी वैल्यू और इसका परसेंटेज, ठीक है, ये एक जनरल क्राइटेरिया है कि सेल का जो भी ड्राई मैटर या ड्राई वेट है, ठीक है, उसमें 10% रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, या टिश्यू में 10% रिडक्शन हो रहा है किसी भी एक मिनरल की वजह से। बट इसकी वैल्यू जो रहती है वो हर प्लांट के लिए, हर मिनरल के लिए अलग अलग रहेगी। ठीक है, मतलब अगर अपन निकेल बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 100 के 100 प्लांट जो भी इस फैमिली के, एक फैमिली के मेंबर है, उनमें एग्जैक्टली वो आइडेंटिकल रहेगा, या सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो उनमें सभी ये आइडेंटिकल रहेगा। ये वैल्यू जो रहती है वो वैरी करती है। ठीक है, सो ये जो भी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है या जिसको कहते हैं critical toxic concentration, it varies from plant to plant and minerals. Okay,
सो ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन टॉक्सिसिटी का हर प्लांट के लिए और अलग अलग मिनरल के लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ का एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल देना हो तो फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज टॉक्सिसिटी। ठीक है, मैंगनीज टॉक्सिसिटी का अगर अपन एक एग्जाम्पल बताना चाहे तो इसमें इन केस ऑफ सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन के लिए मैंगनीज कब टॉक्सिक होगा? एट अ कॉन्सेंट्रेशन और अबव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 600 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट। प्लांट के हर ग्राम में अगर 600 माइक्रोग्राम या उससे ज्यादा लेवल हो जाती है तब सोयाबीन के लिए मैंगनीज क्या रहेगा? टॉक्सिक। ठीक है, बट यही अगर सनफ्लावर की बात करेंगे या दूसरा कोई प्लांट हम देखते हैं तो सनफ्लावर के लिए वो वैल्यू कितनी रहेगी? 5300 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर और पर ग्राम ऑफ प्लांट ड्राई मैटर। ठीक है, मतलब एक प्लांट के लिए सिर्फ 600 माइक्रोग्राम पे वो टॉक्सिक है, बट दूसरे प्लांट के लिए 5000 से भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तब वो टॉक्सिक रहेगा। ठीक है, मतलब ये बताने का पॉइंट क्या है कि मिनरल टॉक्सिसिटी जो है वो हर प्लांट के लिए और हर एलिमेंट के हिसाब से अलग अलग रह सकती है। ठीक है, अब ये सब जो भी प्लांट में मिनरल एब्जॉर्प्शन या उसके एक्सेस की वजह से ये जो भी डिस्टॉर्शन आ रहा है, ये सिर्फ इसमें अपने को दो बातें पता चल सकती है। एक, कोई तो भी एक मिनरल बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, या दूसरा इट कैन आइडेंटिफाई और इट कैन शो द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी एक एलिमेंट जनरली अगर बहुत ज्यादा होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो ज्यादा होने की वजह से एक तो दूसरा एलिमेंट ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा, या दूसरा एलिमेंट पहले से ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इसीलिए कोई तो भी दूसरा एक एलिमेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बुफे में गए और रोटी आने की है, ठीक है, भूख तो लगी है, तो ऐसे खड़े रहोगे क्या? नहीं। ठीक है, तुम दो पूरी ज्यादा खाओगे, भले तुमने एक ही पूरी खाने की सोची, ठीक है, या चार समोसे ज्यादा ठूस लोगे क्योंकि रोटी आने के लिए टाइम है। ठीक, सो एक चीज कम है तो उसका कंपेंसेट करने के लिए अपन 10 चीजें ज्यादा खाएंगे, है ना? नहीं खाएगा क्या? हाँ। सो अगेन वैसे ही अगर कोई भी एक मिनरल का परसेंटेज ज्यादा होता है तो वो दूसरे मिनरल के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, सो एक की टॉक्सिसिटी होती है कि तो उसके रिलेशन में कोई तो भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ठीक है, सो जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये जो भी है वैल्यू, ठीक है, ये कैलकुलेट करके अपने को रेडीमेड डाटा मिलता है, बट इन जनरल ये आइडेंटिफाई करना, ये टॉक्सिसिटी आइडेंटिफाई करना, टॉक्सिसिटी सिम्टम आइडेंटिफाई करना उतना इजी नहीं रहता। जो अभी एग्जांपल बताया कि एक एक का परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो दूसरे का कम होता है। ठीक है, सो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर नॉट इजी टू आइडेंटिफाई। ठीक है, व्हाई? बिकॉज ठीक है, अगर एक एक्सेस हो जाता है तो वो दूसरे को या दूसरे एलिमेंट को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करने देगा या प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करने देगा। ठीक है, ओके, सो और देयर विल बी अ डायरेक्ट और ठीक है, इन दोनों चीजों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, वो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ठीक से ऑब्जर्व नहीं होने देगा, या इनडायरेक्टली उस पर्टिकुलर एलिमेंट के डिफिशियंसी की वजह से एक कोई तो भी एलिमेंट की एक्सेस हो गई। ठीक है, ये कहने का यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, जैसे अभी मिनरल टॉक्सिसिटी का एग्जांपल दिया, इसमें और एक है। ठीक है,
ठीक है। जब मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, एमएन टॉक्सिसिटी लीड्स टू द ब्राउन स्पॉट अराउंड क्लोरेटिक वेन। क्लोरेटिक वेन यानी मतलब ऐसी वेन्स जिसमें क्लोरोसिस होता है, ठीक है। सो ठीक है, ये जनरल सिम्टम है किसके लिए, ब्राउन स्पॉट और क्लोरोटिक वेन, ये जनरल सिम्टम हुआ मैग्नीज टॉक्सिसिटी का। बट इसके साथ क्या एसोसिएटेड रहता है, इट लीड्स टू द रिड्यूस्ड अपटेक ऑफ, या मिनरल टॉक्सिसिटी लीड्स टू reduced uptake of iron and magnesium। ठीक है, अगर एक एलिमेंट ज्यादा होता है तो दूसरे दो एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन में रिडक्शन ला रहा है। ठीक है, दूसरा यहां पे एक और है, इट इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन। ठीक है, कैल्शियम ट्रांसलोकेशन ठीक से होने नहीं देता अगर मैग्नीज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एंड तीसरा इनहिबिशन ऑफ मैग्नीशियम टू एक्टिवेट एंजाइम। ठीक है, सो जिस भी एंजाइम्स में मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर एसोसिएटेड है, उनको, इन दोनों को, मतलब उस एंजाइम और उसके कोफैक्टर को अटैच नहीं होने देता। सो एक मिनरल का एक्सेस की वजह से ये इतने टाइप के सिम्टम्स दिखेंगे। अगर ये कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन में इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि प्लांट में जहां पे भी कैल्शियम स्टोर होगा रूट में, या जिससे भी वो कैल्शियम दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करने जा रहा है, वो ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन, या उस पर्टिकुलर रूट के सेक्शन में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। सो मीन्स, इसका मीनिंग क्या है कि अगर वहां पे कैल्शियम का परसेंटेज ऑलरेडी ज्यादा है, तो वो रूट फिर से कैल्शियम एब्जॉर्ब करेंगे क्या? नहीं। मतलब ये डायरेक्ट एक टॉक्सिसिटी डायरेक्टली क्या कर रही है, इट इज क्रिएटिंग ए डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, दूसरा, रिड्यूस अपटेक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। अगर अपटेक ही नहीं होगा, मतलब एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो प्लांट में आयरन और मैग्नीशियम की परसेंटेज ठीक से मेंटेन हो पाएगी क्या? नहीं। ठीक है, एंड थर्ड, इनहिबिशन, मतलब एब्जॉर्ब भी नहीं होने दे रहा, और दूसरा एंजाइम में इंटरफेयर भी कर रहा है, जो भी एक्टिविटी उनकी है, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वन पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, सो एक की टॉक्सिसिटी की वजह से इतने सारे एसोसिएटेड सिम्टम या इतने सारे एसोसिएटेड डेफिशिएंसीज क्रिएट होती है। ठीक है, सो इसीलिए कोई भी टॉक्सिसिटी जो है वो आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं रहता। ठीक है, उसकी कंपैरिजन में अपन डेफिशिएंसी सिम्टम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने को उतने, मतलब उसमें स्टडी बहुत हुआ है एंड उसमें डिस्टिंक्शन रहता है। ठीक है, बट ये एक के साथ बाकी के मिनरल्स का भी इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए इनकी टॉक्सिसिटी आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं रहता। ओके, सो ये किसके लिए हुआ, मिनरल टॉक्सिसिटी। अगेन, हर मिनरल के लिए, हर प्लांट के लिए टॉक्सिसिटी सिम्टम्स जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस रहता है, क्योंकि ये एक के साथ ही और दो तीन मिनरल में इंटरफेयर करते हैं इसके लिए। ओके, ये हुआ किसके बारे में, मिनरल टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स का मीनिंग होता है सॉइल लेस कल्चर। ठीक है, एक ऐसी मेथड जहां पे प्लांट को विदाउट सॉइल ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब इस मेथड में बेसिक आइडिया ये रहता है कि कोई भी कंक्रीट या स्टील की टैंक रहेगी, या कैसा टैंक जैसा कोई तो भी एरिया रहेगा, जहां पे वाटर के थ्रू ये जितने भी मिनरल आयन है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये वाटर के थ्रू प्लांट को सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, और एक लिमिटेड स्पेस में टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन
मैनेज करने के बाद ये प्लांट को एक लिमिटेड एरिया में ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब ये जो भी मेथड है इसकी जरूरत क्या है सबसे पहले तो, ठीक है, फर्स्ट हर प्लांट जो है वो हर कंडीशन में ग्रो नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट या ऐसा कहेंगे कि मेजॉरिटी या 50% ऑफ द प्लांट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइमेट में ग्रो होते हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन कि हम कुछ क्रॉप सिर्फ विंटर में हार्वेस्ट करते हैं, कुछ क्रॉप सिर्फ समर में हार्वेस्ट करते हैं। सो हर प्लांट के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट का टाइम या सीजन जो है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, सो उसको अपन आउट ऑफ सीजन या ऑफ सीजन में अगर ग्रो करना चाहे तो ये मेथड काम में आ सकती है। एंड सबसे इसका मेन इंपॉर्टेंस या इसका वैल्यू ये है इन रिसर्च वर्क। प्लांट में अपने को, जैसे एग्रीकल्चर बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है, जहां पे बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, या अपन एक इंडिया जैसी छोटी कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, छोटी यानी इवन दो वी आर सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, सो भली सेवंथ है, बट अपना डाइवर्स क्लाइमेटिक और सॉइल की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। सो अलग अलग टाइप के सॉइल में अलग अलग टाइप के मिनरल का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहेगा, कुछ टाइप के मिनरल्स जो रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे। ठीक है, सो ये जो भी मिनरल का डिफरेंस है, हर टाइप के सॉइल में अपन प्लांट किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सॉइल लगेगी, बट उसका जो भी केमिकल प्रोफाइल है उसको अपन वाटर कल्चर में क्या कहते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉइल में कुछ 10 से 15 टाइप के अलग अलग मिनरल का कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, उस टाइप का मिनरल वैल्यू अपन वाटर कल्चर में या वाटर में कॉपी करके उस टाइप के मिनरल अपन लगाए प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद अपन स्टडी कर सकते हैं कि वहां पे प्लांट किस तरीके से ग्रो होता है। ठीक है, कि कोई तो भी एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर निकेल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्लांट में एक ही तरह के टॉक्सिसिटी सिम्टम होंगे, जो पे ऐसा ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसका फायदा एक है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा प्लांट कहां तक टॉलरेट कर सकता है, इसके बारे में अपने को पता चलेगा। ठीक है, इसके आगे फायदा अलग अलग रह सकता है। मे बी हम कुछ ऐसे प्लांट जो है वो ऐसी जगह ग्रो कर सकते हैं जहां पे मिनरल की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ऐसे कुछ प्लांट के एग्जांपल्स हैं जो अपने मतलब कमर्शियली अपने काम के नहीं है। ठीक है, मतलब उससे हमें वेजिटेबल या फ्रूट्स नहीं मिलते, बट वो ज्यादा से ज्यादा हैवी मेटल आयन को अपने बॉडी में रखते हैं। सो अगर सॉइल ऐसा कोई लैंड है जहां पे सॉइल या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ज्यादा है, रेडियो एक्टिव तो बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली सेल जो है वो कोई ना कोई हार्म हो गए, बट हैवी मेटल अगर कोई सॉइल में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये हैवी मेटल्स वो प्लांट एब्सॉर्ब करता है, तो उस सॉइल में से वो हैवी मेटल उतने अमाउंट में रिमूव होंगे। ठीक है, सो इस तरीके का मतलब ये रिसर्च का फायदा है, ऐसे अलग अलग रिलेशन में अपन मतलब साइंटिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हाइड्रोपोनिक्स यानी क्या, सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स मींस सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट, सॉइललेस कल्चर या उसको वाटर कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो भी एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, उनमें इस टेक्निक को वाटर कल्चर बोला था। ओके, अब इनके केस में अर्लीस्ट पब्लिकेशन जो है वो उसका डेटा 1627 से अपने को मिलता है। ठीक है, 1627 में इनके हाइड्रोपोनिक्स के रिलेशन में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, तब के साइंटिस्ट लोगों ने किया। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने टाइम में इसने बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया कि कंडीशंस कैसे मेंटेन करनी चाहिए, वाटर में जो भी अपन मिनरल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन कैसे क्या होना चाहिए। सो उसमें बहुत ज्यादा जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया रिसर्च होती गई, वहां पे नई नई एडवांसमेंट होती गई, और इस हिसाब से इस टेक्निक के इम्प्रोवाइजेशन होता गया। ओके, अब इसमें फर्स्टली द टर्म हाइड्रोपोनिक्स वाज कॉइन्ड बाय गोरिक। The term hydroponic was coined by Gorik in 1940। ठीक है, ओ पहले गोरिक इन 1940। ठीक है, स्टार्टिंग इन्होंने सिर्फ टर्म कॉइन की हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, स्टार्टिंग दूसरों ने की। एक एग्जाम नाम है जॉन वुडवर्ड।
जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स या वाटर कल्चर के बारे में स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न या सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड दूसरा जिसको अपन मॉडर्न डेवलपमेंट भी कहेंगे, ठीक है, कि ये जो भी टेक्निक है उसको मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई किन्होंने किया, जूलियस वैन सैक एंड विल्हेम नोप। इन दोनों लोगों ने जो भी मॉडर्न टेक्निक है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, नई टेक्निक वहां पे ऐड की, ओके। एंड ये कब ऐड किया? ड्यूरिंग 1859 टू 75, ठीक है। इतने इयर्स में इन दोनों ने सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दिया और उसमें नई टेक्निक या नई चीजें ऐड की, ठीक है। जैसे पहले बताया, ये सॉइललेस कल्चर है या सॉइललेस प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, दोनों भी वर्ड ये कर सकते हैं। और सॉइललेस प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, सॉइललेस कल्चर और सॉइललेस प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ओके। So in this case the plants are raised in concrete or steel tank, ठीक है, and they are provided with essential mineral nutrients in water, ठीक है। ये सब कहाँ पे ग्रो हो रहा है? पानी में, सॉइल में नहीं, ठीक है। सो ये जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो वाटर में या जो भी सॉल्यूशन बनेगा, ऑब्वियसली वाटर में अगर अपन कोई चीजें ऐड कर रहे हैं तो उसको अभी क्या कहेंगे अपन? सॉल्यूशन। सो ये वाटर में जो भी न्यूट्रिएंट ऐड हो रहे हैं उसकी वजह से प्लांट को ग्रोथ होने के लिए वो न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ठीक है। और इनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा? मतलब जो भी वर्क कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए कितने मिनरल न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अपने को कोई तो भी एक एलिमेंट के डेफिशिएंसी या एक एलिमेंट की टॉक्सिसिटी स्टडी करनी है तो उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा या बहुत कम देंगे, ठीक है। सो जिसकी वजह से अपने को जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो स्टडी कर सकते हैं। अब इसके केस में ये जो भी मिनरल और वाटर है ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मिनरल जो है वो प्लांट तो एब्सॉर्ब कर लेगा, वाटर जो है ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, एंड उसके बाद स्टरलाइज कंडीशन भी मेंटेन करनी है, तो मिनरल और वाटर जो है वो थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद जो है वो रिप्लेस किया जाएगा, ओके। अब इसका फायदा क्या है, ठीक है, ओके। इसका फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई इसेंशियलिटी ऑफ मिनरल, ठीक है। कौन सा मिनरल कितने अमाउंट में इसेंशियल है या कितने हद तक इसेंशियल है, ये सब जानने की मतलब ये सब अपने को पता चल सकता है, ठीक है। सेकंड, डेफिशिएंसी डेवलप और स्टडी ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। कोई तो भी पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है? देन टॉक्सिसिटी स्टडी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर ज्यादा अमाउंट में होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। एंड हाँ, इंटरेक्शन ऑफ
among various element। ठीक है, जो भी अलग अलग टाइप के एलिमेंट है वो एक दूसरे के प्रेजेंस में किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये सब बेनिफिट या ये सब ये सब क्या कहेंगे, फायदे हुए किसके, ये टेक्निक के। ठीक है, या इतने जगह पे वो यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो भी है इसका कमर्शियल पार्ट कहेंगे। ठीक है, ये इसको, ये रिसर्च के हिसाब से बेनिफिट हुए। दूसरे अपन कमर्शियल बेनिफिट। ठीक है, कमर्शियल बेनिफिट पहला क्या, कि अपन एक लिमिटेड एरिया में कोई भी प्लांट या फ्रूट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लिमिटेड एरिया। ठीक है, अगर कोई घर में प्लांट ग्रो करना चाहता है, कोई पर्टिकुलर सब्जी या फल ग्रो करना चाहता है, तो एक लिमिटेड एरिया में ग्रो कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर ये बिल्डिंग है अपना, ये इतना रीजन है, सो इतने लिमिटेड रीजन में प्लांट को ग्रो कर सकता है अपने फायदे, अपने कमर यूज के लिए। ठीक है, वो चाहे डोमेस्टिक यूज हो या कमर्शियल यूज हो, बट जगह कम लगती है। ठीक है, सो टेरेस में भी अपन टेरेस फार्मिंग जैसे चीजें भी इंप्लाय कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। दूसरा, ग्रोइंग ऑफ सीजन प्रोड्यूस। ऑफ सीजन प्रोड्यूस या ऑफ सीजन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, आप सीजन के बाहर के चीजें ग्रो कर सकते हैं। अब कमर्शियली ऑफ सीजन ग्रोथ में हाइड्रोपोनिक्स, कुकुम्बर, स्पिनच जैसे प्लांट को ग्रो करने में यूज किया जा चुका है। ठीक है, सो कुकुम्बर, स्पिनच, टोमेटो, लेटस। ठीक है, पत्ता गोभी जैसा रहता है बट एक्चुअली नॉट, दूसरी स्पीसीज है। सो इस तरीके के जो वेजिटेबल्स है, वो वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स का यूज किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद हाँ, नो वेस्टेज ऑफ वाटर। ऑब्वियसली अगर अपन सॉइल में अब पानी डालते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन का रेट बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मगले में, मतलब सॉइल का मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया जो है वो सनलाइट के लिए एक्सपोज रहता है। वाटर कल्चर में अपन एक लिमिटेड टैंक में कर रहे हैं तो उसको अपन शेड भी दे सकते हैं। दूसरा, प्लांट थोड़े क्राउडेड एरिया में ग्रो रहेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे डिहाइड्रेशन का रेट बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से वाटर का वेस्टेज नहीं होता। नहीं तो अपने यहाँ रहता है, वो नीचे से पानी जा रहा है गमले से, लेकिन ऊपर से पानी डालते ही जाते हैं, डालते ही जाते हैं। ठीक है, पूरा स्लैब गीला करेंगे तब तक उनका पानी पेड़ को डालना नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर का वेस्टेज नहीं होता। ठीक है, देन थर्ड, हाँ, अवॉइड सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन। ठीक है, प्लांट को सॉइल बॉर्न, सॉइल में से जो भी इंफेक्शियस डिसीजेस हो रहे हैं वो नहीं होंगे। एंड वी कैन रेगुलेट पीएच अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, अब ऐसा भी रह सकता है कि अगर कोई स्टडी के लिए, कमर्शियल यूज के लिए प्लांट ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए मिनरल का कंपोजिशन जो रहेगा वो उसका रिक्वायरमेंट अलग होगा। अगर अपने को कोई तो भी एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में स्टडी करना है, तो शायद ऐसे भी अपने पास कोई प्लांट के स्टडी करने हो जो बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल में ग्रो होते हैं, तो वाटर है तो उसको पीएच मेंटेन करना अपने लिए ज्यादा इजी रहेगा। अगर वो बहुत ज्यादा बेसिक एनवायरनमेंट में या बेसिक सॉइल में अगर कोई प्लांट ग्रो हो रहा है, तो वो भी पीएच अपने को मेंटेन करने के लिए इजी जाएगा एज कंपेयर टू सॉइल। ओके, क्योंकि सॉइल में अगर अपने को पीएच बैलेंस करना है तो ऑब्वियसली अपने को मिनरल जो है वो एक सॉलिड या पाउडर्ड फॉर्म में ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके सॉल्ट, उसके साथ एसोसिएटेड सॉल्ट भी उसमें भी ऐड होंगे। शायद हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करे दूसरे मिनरल के एब्जॉर्प्शन में, सो ये भी हो सकता है। बट ये कंट्रोल करना या पीएच कंट्रोल करना वाटर के केस में इजी जाता है। ठीक है, सो ये सारे कमर्शियल बेनिफिट्स हुए और ये सारे एजुकेशनल या रिसर्चर बेनिफिट्स हुए किसके, हाइड्रोपोनिक्स के। ओके,
इसमें कुछ पूछना है? नींद आ रही है, बोर हो रहा है? ओके, ये हो गया। सो यहाँ पे अपना एक पार्ट खत्म होता है इस यूनिट का, मिनरल और उनके रोल और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम। उसके बाद नेक्स्ट आई थिंक लास्ट ही टॉपिक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कोई भी प्लांट, जैसे पहले ही बताया, प्लांट नेचुरली जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता। ठीक है, उनको एक तो बैक्टीरिया नहीं तो अल्गी, इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है। बैक्टीरिया और वो कौन से अल्गी? हाँ हाँ, वो बैक्टीरिया हुआ। अलगी कौन से बोले? नाइट्रोजन फिक्स करने वाले अलगी कौन से है? ब्लू ग्रीन अलगी। सो ब्लू ग्रीन अलगी एंड राइजोबियम जैसे सॉइल बैक्टीरिया या सिर्फ बैक्टीरिया। सो ये बैक्टीरिया और ये ब्लू ग्रीन अलगी, ये दोनों एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो नेचुरली एंड क्या मैकेनिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलग अलग टाइप रहते हैं। जैसे लाइटनिंग जब होती है, ठीक है, बिजली जब चमकती है तो उसमें इतना वोल्टेज रहता है कि वो एयर में जो भी नाइट्रोजन है उनके ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर सके। ठीक है, सो ये मैकेनिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, जहां पे एक लिविंग सेल के बाहर नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है। ठीक है, और बाकी जितने भी है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो राइजोबियम इंडिपेंडेंट, या राइजोबियम जैसे और भी बाकी बहुत सारे बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। और ये फिक्सेशन एक तो वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, दूसरा एक कोई तो भी प्लांट के साथ एसोसिएशन बनाने की बात करते हैं। ठीक है, सो ये जितने भी टाइप के नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो अपने को स्टडी करना है। ठीक है, सो जब भी नाइट्रोजन या जो भी फिक्सेशन है उसको अपन पहले मैकेनिकल और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दो कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे इन्वॉल्व है, तो जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं रहते वो रहते हैं मैकेनिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एक तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, या कोई तो भी प्लांट के एसोसिएशन होने के बाद करता है। ठीक है, सो जो प्लांट के साथ एसोसिएशन बनाने के बाद नाइट्रोजन फिक्स करेंगे उसको क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, सो बायोलॉजिकल में भी दो कैटेगरी हुई, एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, या जो फ्री लिविंग स्टेट में हो रहा है। ठीक है, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 स्टेप में होता है। पहले नाइट्रोजन को अमोनिया जैसे कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया के बाद उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट NH2 NH3, NH3 यानी क्या? नाइट्राइट। ठीक है, सो NO नाइट्रोजन, NO यानी क्या? ठीक है, सो नाइट्रेट नाइट्राइड और उसके साथ दूसरे जो भी प्रोडक्ट नाइट्रोजन के उनमें कन्वर्ट किया जाता है। अब उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ये नाइट्रोजनस कंपाउंड को अमाइनो एसिड या प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो इन नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर से एलिमेंटल नाइट्रोजन या फिर से गैसियस नाइट्रोजनस स्टेट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सो ये तीनों भी तीनों ये 3 स्टेप रहती है, ये 3 वे में नाइट्रोजन फिक्स होता है। ठीक है, तो वो जो पूरा मेटाबॉलिज्म का पार्ट है वो अपन कर लेंगे। ठीक है।